हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs की। पार्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम 10 MCQs कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें सही तरीके से इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। मतलब अगर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करनी है तो सारे ही इवैल्यूएशन के ही मेथड्स हैं, तो बढ़िया मेथड कौन सा है जिसमें हम बेस्ट तरीके से इवैल्यूएशन कर सकते हैं और सही और ट्रू इवैल्यूएशन होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन। सी ऑप्शन इसका सही होगा। कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन में क्या होता है कि इसमें ना कॉन्टिन्यू बेसिस पे जो है वो बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, मल्टीपल टेस्ट भी लिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा खुद को भी देख पाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और टीचर भी बच्चे को देख पाता है कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। उन्हें पता लगता है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो है उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है, अपनी वीकनेस का पता लगता है। तो इससे क्या होता है कि टीचर को भी हेल्प मिलती है कि वो कैसे आगे के लिए प्लान कर सकता है। लाइक अभी कोई बच्चा वीक है, उसके अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, उसने उसको ऑब्जर्व किया, इवैल्यूएट किया हर तरीके से, देन वो आगे के लिए फर्दर प्लान करेगा, कुछ और तरीका अडॉप्ट करेगा उस बच्चे के लिए, है ना। तो ये कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन बेस्ट मेथड रहता है, ट्रू इवैल्यूएशन इसमें हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, सपोज़ एक स्टूडेंट है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने टीचर के पास जाता है और वो उसके घर चला जाता है, घर पहुंच जाता है उसके। तो वहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को उसके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करना चाहिए कि भी हाँ भी आपका बच्चा मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया है, तो आप ही इसे सॉल्व करो। मतलब जो है बेसिकली उसके पेरेंट्स को जो है वो सौंप देना बेसिकली उस प्रॉब्लम को, और खुद का पीछा छुड़वा लेना। सेकंड ऑप्शन क्या है कि उसको सजेस्ट करना कि हाँ भी आज के बाद तूने मेरे घर नहीं आना। मतलब उसको वो बच्चा बेचारा पहले ही डर जाएगा, है ना। उसके बाद सी ऑप्शन क्या बोलता है कि प्रिंसिपल से मिलेगा टीचर जाके भी, हाँ भी ऐसे ऐसे करके बच्चा मेरे पास आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो उस टाइम पे फिर वो प्रिंसिपल उसे सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? डी, जहाँ पे एक टीचर को यही करना चाहिए कि अगर स्टूडेंट उसके पास आया है अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो उसे ट्राई करना चाहिए कि वो कैसे मैक्सिमम रीज़नेबल हेल्प उसे दे सकता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करना चाहिए, उसका मोराल बूस्ट करना चाहिए। उसके अलावा जितना बन सके, जितना हो सके मैक्सिमम टीचर को एक रीज़नेबल हेल्प उसे करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोलता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, इवन नॉर्मली आती ही है हर टीचर के साथ, कि बच्चे जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं क्लास में। एक टीचर पढ़ा रहा है अच्छे से, बढ़िया सब लेक्चर चल रहा है, उस टाइम पे कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं बीच बीच में, है ना। आपने भी आप पढ़े हो तो आपकी क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे, इवन हो सकता है आप खुद भी हो, है ना। तो जो एक ऐसा मतलब शरारतें करते हैं बीच बीच में, तो वहाँ पे एक जो है वो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर का रोल उस टाइम पे क्या होता है कि उस स्टूडेंट को निकाल दो या फिर उस स्टूडेंट को आइसोलेशन में भेज दो। मतलब निकाल ही तो एक तरीके से वही हो गया, या 15 दिन के लिए, कई बार होता है ना, एक टीचर होता है वो बोल देता है कि 15 दिन के लिए इसको जो है वो स्कूल से निकाल दिया जाए या इसको अलग रखा जाए, है ना, बाकी स्टूडेंट्स के साथ इसको नहीं रखा जाए। तो ऐसा कुछ भी उसे नहीं करना चाहिए। उसके अलावा उसका ग्रुप बना दिया। आपने बहुत बार देखा होगा, इवन शायद हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, कि कई बार क्या करते थे स्कूल कॉलेज या मास्टर्स लेवल पे भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे टीचर क्या करते हैं कि वो ग्रुप बना देते हैं कि लाइक उसे ना वो इतना तो ऑब्ज़र्व कर ही लेते हैं कुछ दिनों में कि एक बच्चा जो है वो किस बच्चे के साथ बोलता है, किसके साथ बैठता है। तो उसको थोड़ा वो मतलब हर एक बच्चे का वो ऑब्ज़र्व इतना तो वो कर ही लेते हैं, है ना। तो वहाँ पर ना वो ये देखता है कि जो बच्चा शरारत कर रहा है ना, तो उसको उस ग्रुप के साथ बिठा देंगे, उस बच्चे के साथ बिठा देंगे जिसके साथ वो बिल्कुल भी नहीं बोलता है या जिसके साथ उसके नहीं बनती है बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके वो क्या करेंगे, वो एक ग्रुप फॉर्म कर देंगे या उसे अलग बिठा देंगे, किसी और बच्चे के साथ बिठा देंगे। तो ऐसा भी उसे नहीं करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। डी ऑप्शन क्या बोलता है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन मतलब उसे एक मौका देना चाहिए बच्चे को कि आप खुद ही वो इम्प्रूव हो जाए।
ठीक है। मतलब कहने का इंट्रोस्पेक्शन का बेसिक मतलब होता है कि जब बच्चा खुद को एनालाइज करता है, मतलब उसे कोई और एनालाइज नहीं करता है, उसको कोई और इम्प्रूव नहीं करता है, उसे ऐसा एक मौका दिया जाता है कि वो खुद ही सुधर जाए। वो खुद के अंदर देखता है, खुद के बिहेवियर को वो एग्ज़ामिन करता है, खुद की जो उसके फीलिंग्स है, उसका बिहेवियर है, उसने जो काम किया है तो उसको वो एग्ज़ामिन करता है। तो उसे अगर खुद ही कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भी यार मैं गलत ही कर रहा हूँ, है ना, मतलब बाकी भी सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मेरा भी करियर ख़राब हो रहा है, मैं ध्यान से सुन नहीं रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसे खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, है ना। तो इसे ही हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो मतलब एक टीचर को ना एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चा खुद ही इम्प्रूव हो जाए, खुद ही अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर ले, खुद को एग्जामिन करके। तो एट फर्स्ट तो हर एक टीचर को यही करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम होता है वो मेनली किस चीज़ के लिए होता है? स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम मतलब जहाँ पे एक टीचर का फोकस जो होता है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा रहता है। मतलब फोकस वहाँ पे उस क्लासरूम में टीचर के ऊपर नहीं रहता, इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं रहता, या अदर थिंग्स पे नहीं रहता है। मेन जो फोकस है वो शिफ्ट किस पे हो जाता है? सारा का सारा फोकस वो लर्नर्स पे हो जाता है। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं बेसिकली, उन पे सारा का सारा फोकस जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। और बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि हम हर एक बच्चे को जान सकें, क्योंकि दो बच्चे ना वो एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग उसके लिए अरेंजमेंट करेगा, अलग अलग उसे पढ़ाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। बट अगर आपको पता होगा कहीं ना कहीं कि हर एक बच्चा जो होता है वो डिफरेंट है, तो उनके जब आप डिफरेंसेस जानोगे भी, कौन सा बच्चा कैसा है, कौन सा बच्चा कैसा पढ़ने में है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसका क्या बिहेवियर है क्लास में, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप ऑब्जर्व करोगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो कहीं ना कहीं आप एक बीच की अप्रोच को यूज़ कर पाओगे कि मैं कैसे टीच करूं। करनी तो ग्रुप टीचिंग ही है, मतलब सभी बच्चों के एक साथ ही पढ़ाना है बेसिकली, बट मैं कैसे टीच करूं, कैसे अपना वे चेंज करूं कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनको भी समझ आ जाए। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनको पहली बार में नहीं समझ आता, उनको भी समझ आ जाए। जो बच्चे शरारती हैं या जिनका मतलब बैकग्राउंड मतलब ऐसा है, तो उनको भी समझ आ जाए। और जो बच्चे थोड़े ऐसे अकड़सी में रहते हैं, मतलब होते हैं ना कई ऐसे एक दो क्लास में जो मतलब अपने ही लाइफस्टाइल में रहते हैं, अपने ही मतलब एज अ स्टूडेंट तो रहते ही नहीं है क्लास में, टीचर को वो टीचर समझते ही नहीं है, वो अपना अलग ही रहते हैं अपना। तो उनको भी वो कैसे ट्रीट करे? तो बेसिकली जो हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको उसने कैसे एक ऐसा अप्रोच यूज़ करनी है कि हर एक बच्चे को हमारा जो लेक्चर है वो समझ आ जाए, जो हमारा पढ़ाया हुआ है वो उन्हें समझ आ जाए। तो ऐसा एक बीच के अप्रोच यूज़ करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानने ज़रूरी है। अगर आप एक ही तरीका यूज़ करोगे और अपना तरीका यूज़ करोगे और बच्चों को भावी नहीं दोगे कि हाँ भी बच्चा एक दूसरा बिल्कुल वीक है, एक बच्चा बिल्कुल स्ट्रांग है, किसी में कोई डिफरेंस है, किसी में कोई डिफरेंस है, उसको आप इग्नोर करोगे और अपने तरीके से बस एक ही कॉन्टिन्यूसली तरीका अडॉप्ट करके रखोगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। हो सकता है 2-4 बच्चों को आ जाए, बट हर एक को नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ताकि आप हर एक बच्चे के तरीक़ों से, हर एक बच्चे के वे से अपनी एक अप्रोच बना सको जो सभी बच्चों के लिए हो। और साथ ही साथ आपको उसमें चेंजेस भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन चेंज कर दो। लाइक आपको एक तरीके से आप पढ़ा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ चेंज कर दो, कोई इम्प्रूवमेंट कर दो। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद आता है नेक्स्ट, क्या बोलता है कि एक टीचर जो है वो मतलब फ्लुएंट माना जाता है क्वेश्चन पूछने में अगर वो पूछता है मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चन एक फिक्स्ड टाइम में। इसका सही आंसर डी है, क्योंकि मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कहीं ना कहीं वो वेस्ट ही जाएंगे। मीनिंगलेस क्वेश्चन तो पूछने का मतलब ही नहीं बनता है, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। उसके बाद जो है बी ऑप्शन क्या बोलता है, एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, मतलब जितने हो सके बच्चों से क्वेश्चन पूछ लो, बच्चों के बेचारों के वाट लगा दो क्वेश्चन पूछ के, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद सी ऑप्शन क्या बोलता है कि एक फिक्स्ड टाइम है, लाइक अभी 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो सके एक टीचर से वो उतने क्वेश्चन पूछे। तो एक टीचर को ऐसा भी नहीं करना चाहिए, मतलब लाइक 1 घंटे का लेक्चर है, वो पौना घंटा तो वो क्वेश्चन ही पूछे जा रहा है बच्चों से, 15 मिनट पढ़ा के वो जा रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ भी बिल्कुल सही नहीं होती है। एक टीचर को ये चाहिए कि वो पढ़ाए
और पढ़ाते पढ़ाते भी बीच में चलो एक बार उसने थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए, और मेनली उसके बाद फिर वो एंड में जब पूरा टॉपिक कवर अप हो जाता है तब उसने क्वेश्चन पूछ लिए। तो एक फिक्स्ड टाइम में उसे मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछने चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब जितने भी हो सके पूछो, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है कि एक टीचर के अंदर मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी क्या होनी चाहिए। वो ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो वेल ड्रेस्ड भी होना चाहिए। उसमें पेशेंस भी होनी चाहिए, डेफिनेटली। वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, ये भी सही है। तो चारों ही सही है, बट इसने पूछा कौन सा है कि मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए। तो मोस्ट इसेंशियल में कौन सी आएगी, सब्जेक्ट नॉलेज आएगी। उसमें पेशेंस बहुत है, उसका बोलने का तरीका बहुत समाई है, उसमें बहुत नरम तरीके से वो बोलता है, बहुत पोलाइटली वो बोलता है, सॉफ्ट स्पोकन है, पेशेंस भी है, ऑनेस्ट भी है, बढ़िया उसकी अच्छी पर्सनालिटी है, वेल ड्रेस्ड पर्सन है, बढ़िया है सब कुछ। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब बहुत अच्छा है, बट उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, तो सब वेस्ट जाएगा ना। मतलब वो आ रहा है, आके कुछ और पढ़ा रहा है, पढ़ाना कुछ और है, तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें तो वेस्ट जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो ये बाकी 3 पॉइंट्स है ये होने डेफिनेटली चाहिए एक टीचर के अंदर। ये उसकी पर्सनालिटी को बूस्टअप करेंगे, बढ़िया करेंगे उसको। बट सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वो कौन सी होगी, वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, एक इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्लास में एक टीचर को क्या करना चाहिए। उसको स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए भी, हाँ भी खिंडाओ, इनडिसिप्लिन खिंडाओ, है ना। मतलब जो भी आपको करना है करो, मतलब जो भी वो पसंद करते हैं वो करो, शोर करो, शरारतें करो, कुछ भी करो, फ़ोन यूज़ करो, कुछ भी करो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, तो बच्चों की मौज हो जाएगी। उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स के साथ जो है वो स्ट्रिक्टली उनके साथ डील करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि जितना ज़्यादा बच्चों से स्ट्रिक्टली बिहेव करोगे उतना ज़्यादा वो ढीठ बनेंगे, वो सुधरेंगे नहीं, वो ढीठ बनेंगे। और वो साथ ही साथ वो डर भी एक पैदा कर लेंगे अपने अंदर कि हाँ भी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो क्वेरी भी, अगर एक सही बच्चे को भी अगर क्वेरी लेनी होगी ना, सही इन द सेंस एक जो पढ़ने लिखने में है, उसका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसको भी अगर कोई क्वेरी लेनी होगी ना तो वो भी कहीं ना कहीं डरेगा बच्चे से। तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना सही है। उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स को बिजी रख दो। मतलब कई बार कुछ स्मार्ट ऐसे टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनसे डिसिप्लिन हैंडल नहीं होता है जो है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, वो बच्चों को कुछ ना कुछ काम दे देंगे, क्वेश्चन कर लो, एक टेस्ट दे दिया उन्हें, बस ऐसे ही दे देते हैं ताकि बच्चे बिजी रहें। मतलब ये एक सही तरीका नहीं होता है। हाँ ठीक है, आप नॉर्मली टेस्ट या उन्हें कुछ काम दे सकते हो उनकी पढ़ाई के लिए, बट अगर आप डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, उन्हें ऐसे बिजी रखने के लिए आप ऐसा सब दे रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको आप कोई काम दे रहे हो, वो बिज़ी हो जाएगा, ठीक है, वो 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन वो वापस इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। तो रोज़ रोज़ तो आप ये चीज़ नहीं कर सकती हो ना। तो लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन होगा कि एक टीचर को थोड़ा सा पोलाइटली उससे डील करना चाहिए। जितना ज़्यादा प्यार से उसे समझाओगे, पोलाइटली उससे डील करोगे, उतना ज़्यादा बच्चे को भी समझ भी आएगी और रियलाइज़ भी होगा, तो बच्चा उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसे टीचर्स जो पॉपुलर होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो उनमें क्या क्वालिटी होती है। बेसिकली कौन से ऐसे टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर होते हैं। ऐसे टीचर्स जो उनसे इंटीमेसी क्रिएट करके रखते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। मतलब एक टीचर एक स्टूडेंट के बीच में एक एक दायरा होता है जो हमेशा बना रहता है और बना रहना चाहिए भी, क्योंकि वो एक गुरु होते हैं। एक टीचर को एक गुरु माना जाता है और एक बच्चा एक शिष्य होता है। तो बेसिकली उस केस में एक बच्चे को जो है हमेशा अपने लिमिट्स ध्यान रखनी चाहिए। और एक टीचर को भी बहुत ज़्यादा लाइक वो कॉल्स पे बात कर रहा है, वो ऐसा सब कर रहा है, तो उस केस में ये एक सही तरीका नहीं होता है टीचर्स को एक स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर होने का। उसके अलावा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उनकी सारी की सारी, तो ये सबसे सही तरीका होता है। एक टीचर अगर एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उन्हें कोई क्वेरी है तो उन्हें सॉल्व कर रहा है। अगर बच्चे क्लास के बीच में क्वेरी पूछ रहे हैं, क्लास
के बाद में क्वेरी पूछ रहे हैं, तो उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आप स्टूडेंट्स को इम्प्रेस कर पाओगे। उसके अलावा जो है अपनी नॉलेज से उन्हें इम्प्रेस कर पाओगे, अपने पढ़ाने के तरीके से उन्हें इम्प्रेस कर पाओगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके आप उन्हें इम्प्रेस कर पाओगे। तो ये एक सही तरीका होता है एक बेस्ट टीचर बनने का, स्टूडेंट्स के बीच में एक बेस्ट टीचर बनने का, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने का, हाँ भी मैं बेस्ट हूँ तो आप भी बेस्ट बनो, उनको मोटिवेट करने का, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए नहीं होगा, उसके अलावा सी भी नहीं होगा। एक बच्चा ऐसा है जो पासिंग मार्क्स लाने वाला भी नहीं है, उसके 30 to 40 मार्क्स आते हैं और आप उसको क्या दे रहे हो? बहुत अच्छे मार्क्स दे रहे हो ताकि वो बच्चा जो है वो टीचर की बहुत फेवर में हो जाए, उसका प्रेज़ करे भी, बहुत अच्छा टीचर है ना। तो ये तो एक बहुत ही गलत तरीका है। उसके अलावा उन्हें आप एक्स्ट्रा ट्यूशन पे बुला रहे हो, अलग से फ़ीस ले रहे हो उनसे उन्हें पढ़ाने की, तो ये भी तरीका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मतलब उसकी क्या मेन एसेंस है, क्या उसके अंदर ज़रूरी है, क्या चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आप टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो चीज़ ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। आप एक क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों के लिए एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ ठीक है। बट इसने पूछा है कि मेन सबसे ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए क्या चीज़ सही है, तो वो ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए। यानी कि एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं, और बीच बीच में से भी वो क्वेरीज भी ले रहे हैं कि सर ये नहीं समझ आया, मैम वो नहीं समझ आया, है ना, दोबारा से समझाइए। तो इट मीन्स बच्चे कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर टीचर और स्टूडेंट आपस में एक अच्छे तरीके से वो इंटरेक्शन, एक इन्वायरमेंट है, इंटरेक्शन वाला इन्वायरमेंट है कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं उस पर, तो वहाँ पे एक जो है वो इफ़ेक्टिव रहती है, टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, लर्निंग बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, और एक क्लासरूम एनवायरनमेंट बेस्ट माना जाता है वहाँ पे। अगर कोई ऐसी क्लासरूम है जहाँ पे टीचर जाता है, बोल के अपना लेक्चर देके आ जाता है, एक भी बच्चे ने ना तो कोई रिएक्ट किया है, ना उसने कोई बोला है, ना वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है खुद से, ना टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर भी ऐसा है, ना टीचर उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ना बच्चे पूछ रहे हैं, और ना ही वो कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो वैसा इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस वाला इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, और ना ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला होना चाहिए कि बच्चे क्वेरी लेने से भी डरे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? एक टीचर है जो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, अपनी प्रेजेंटेशन में वो एक लेक्चर दे रहा है, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा है। तो ये किस लेवल से रिलेट कर रहा है? टीचिंग के जो लेवल्स होते हैं तो इनमें से वो किस लेवल के साथ रिलेट कर रहा है? तो वो रिलेट करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ। नॉर्मली आपने लेवल्स पढ़े होंगे टीचिंग के, तो उसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल में तो हम सिंपली चीज़ों को याद करते हैं, राइट, उसमें ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स नहीं दिए जाते, छोटे लेवल पे थोड़ा यूज़ किया जाता है। और फर्स्ट लेवल होता है जिसमें एक टीचर आता है, नॉर्मल एक उन्होंने चैप्टर पढ़ा, बच्चों ने लर्न किया, ख़त्म, तो ये तो मेमोरी हो गया, मतलब याद कर रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि टीचर ट्राई करता है कि चीज़ों के पीछे का वो लॉजिक बताए, उसके अलावा एग्जाम्पल्स बताए। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट सीखता है, उसे समझता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव में तो हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बेसिकली इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, जिसमें एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, मतलब समझाने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके से रट्टा नहीं हुआ जो मेमोरी में किया जाता है, मतलब समझाने की कोशिश की जा रही है, तो वो हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। इसके बाद आएगा पार्ट 3, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज का जो है बेसिकली आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछिए, और उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।